बहुजन मीडिया है खबरें उठाता है, लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव पर उनका कब्जा है। यही वजह है कि जो दलित समाज है वो प्रताड़ित होता। तो अब इसमें हमको कहना क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या जो केंद्र सरकार है, उस पर हमको अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी तब तक ऐसे ही दलित समाज या एससी समाज, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे और उनकी नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ जो है बहुजन यूट्यूबर, जिनका यूट्यूब चैनल है श्रीकांत लखनवी के नाम से, और सभी अपने व्यूअरों से जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो है श्रीकांत लखनवी जो हमारे मित्र हैं, इनके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज मैं जो है इनसे जो है तमाम चर्चा पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनका जो है 85 तक चैनल में स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन 85 तक चैनल का बहुत बहुत आभार कि आपने इतना समय दिया और हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने टाइम निकाला। तो आपकी पूरी टीम का, बहुजन 85 तक पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। तो साथियों, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और बहुत ही बवाल और धमाल मचाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि जो माइंड में हमारे सवाल रहता है उसको हम ज़रूर जो है बहुजन यूट्यूबर से चाहते हैं पूछना। और आज जो है हमको जो है इस लखनऊ धरती पे जो है श्रीकांत लखनवी जी जो है मिल चुके हैं। इनसे हम तमाम बातें पूछेंगे, हो सकता है इनको बुरा भी लगे, लेकिन मैं कुछ भी जो है छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक प्रकार से सवाल करूँगा। तो मैं सबसे पहले जो है हमारा मुद्दा क्या रहेगा मैं आपसे बता देता हूँ, ताकि जो है हम अपनी बात स्टार्ट कर सकें। जैसा कि देखा जाए तो जो बहुजन मूवमेंट था, एक जो भगवान बुद्ध से लेकर के, पेरियार से लेकर के, ललई सिंह यादव से लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के, इन सभी का मूवमेंट जो था, कारवां था कि बहुजनों को जो है हक और अधिकार के लिए, उनको हक अधिकार, संपूर्ण अधिकार मिले। लेकिन आज देखा जाए तो बहुजनों की जो दशा और दिशा है, कितनी सुधार हुई है और क्या कमी रह गई है, अगर कमी रह गई है तो कौन जिम्मेदार है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और हमारी हेडिंग रहेगी बहुजन संगठन, बहुजन मीडिया और बहुजनों की क्या दशा है। तो सबसे पहले आप हमको जो है, मैं आपका स्टेटमेंट चाहता हूं कि आप बहुजन मीडिया को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, बहुजन मीडिया एक काफ़ी शानदार मीडिया है जो बहुजनों अभी तक होता क्या था, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी होता है, ये नहीं कह रहा अब नहीं होता, अभी भी होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जो बहुजनों की खबरें हैं उनको कवर नहीं करता है, हाइड कर देते हैं। हाँ, उनको हाइड करता है। बहुजनों पर अत्याचार होता है उनको नहीं दिखाता। राजस्थान में जो है घोड़ी पर उनकी मूंछ रखने से मार दिया जाता है। ये जो खबरें हैं, जो क्षेत्रीय खबरें हैं, उनको जो है मीडिया नहीं दिखाता, उनको अवॉइड करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं जो अच्छा संदेश रहा कि बहुजन मीडिया अपना बन के खड़ा हुआ। बहुजन मीडिया के जो लोग थे बहुजन, उन्होंने देखा कि हम पर जो अत्याचार हो रहा है उन सारी घटनाओं को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। इसीलिए बहुजन मीडिया ने अपना खुद का एक मीडिया कहीं ना कहीं जितना उनसे हो सका स्ट्रगल करके खुद से मीडिया खड़ा किया और उसका नाम रखा बहुजन मीडिया। कि जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उनकी खबरें अब ये जो है बहुजन मीडिया उठाएगा, ये खबरें लोगों तक पहुँचाएगा। तो इसके लिए बहुजन मीडिया जो है आके खड़ा हुआ। आप जैसे लोग तैयार हुए, मिशनरी लोग तैयार हुए जो समाज की खबरों को आप पहुंचाने का काम करते, जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का काम करते थे, जो बहुजन मीडिया नहीं करती, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती थी, वो सारे काम बहुजन मीडिया करती। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, समाज के लिए अच्छा संदेश है कि अब हम लोगों का एक मीडिया भी तैयार हो चुका है। एक हम लोगों का मीडिया है जो कि अपने पर जो अत्याचार, अन्य अत्याचार है उनको दिखाने का काम कर रहा है। तो जब से जो है भारतीय संविधान लागू हुआ तब से पूरे भारतवासियों को समता समानता का अधिकार मिला जी। पढ़ने का अधिकार बहुजनों को नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिली, उनके साथ छुआछूत ना हो इसकी भी जो है प्रावधान हुआ। तो इन तमाम सुख सुविधाओं से लैस आज बहुजन समाज का जो है कई संगठन हैं, मीडिया भी हो गया है
वो पढ़ भी लिख रहा है, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी है कि मूंछ रखने पे उसको जो है मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है। मतलब वो बहुजन संगठन, वो बहुजन समाज के लोग, जिस बहुजन समाज के पास बहुजन मीडिया हो, जिस बहुजन समाज के पास लाखों बहुजन संगठन हो, जिस बहुजन समाज के पास शिक्षा का हथियार हो, जिस बहुजन समाज के पास तमाम अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उस बहुजन समाज के ऊपर कैसे अत्याचार होता है, उसको घोड़ी पे चढ़ने में मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। और अभी आपने लखनऊ की घटना सुनी होगी कि उसका जो है लखनऊ दलित लड़का था, दलित लड़का था, जोमेटो से उसके मुंह पे थूका तो जात देख के। तो इस तरीके से घटना घट रही है उस समाज के पास जिसके पास लाखों का कारोबार है, लाखों के लोग हैं। ऐसा क्यों होता? देखिए, कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म है या जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही थी पहले ब्रिटिश सरकार के पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट के लोग थे उनके जो दिमाग था उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें भरी गई कि ये निचली कास्ट के लोग हैं, ये दलित लोग हैं, अछूत लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी अभी भी बनी है। समाज में काफ़ी सुधार आया गया, जनरल के जो लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें भी काफ़ी सुधार आया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इससे परे उठ के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उनको थोपा गया, जो कास्टिज्म और छुआछूत उनके दिमाग में भरा गया है, वो कहीं ना कहीं अभी भी हावी है। और जो आरएसएस की विचारधारा है वो उस पर काम करके उसको और मजबूत बना रही है। इसी वजह, यही वजह है कि आज भी दलितों पर अत्याचार होता। उनकी जो यही तो सवाल है कि उस समाज के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। आज आपके पास मीडिया है, आज आपके पास बहुजन संगठन है, आज आपके पास अधिकारी कर्मचारी हैं, फिर ये घटनाएं क्यों घटती हैं? अगर वो दोषी हैं लेकिन हम लोग तो हैं, क्यों हमारे साथ घटता है? देखिए, कहीं ना कहीं कांशीराम साहब जी ने कहा था सत्ता, कि अगर सत्ता वो चाबी है जिससे हम सारी चीज़ें हल कर सकते हैं, सारे दरवाजा खोल सकते हैं। तो इस जो प्रताड़ना का कारण है वो कहीं ना कहीं सत्ता है कि हम सत्ता से दूर हैं। सत्ता पे दूर होने की वजह जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता पर काबिज हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जितनी भी राज्य के स्टेट हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी हावी है। और इसी का वजह है कि उनकी जो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर कब्जा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी पर कब्जा होने की वजह से आज भी जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनकी मेंटलिटी ये है, छूत है, वो आज उन पर प्रताड़ित करते हैं। और जो बहुजन मीडिया है खबरें उठाता है, लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव पर उनका कब्जा है। यही वजह है कि जो दलित समाज है वो प्रताड़ित होता। तो अब इसमें हमको कहना क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या जो केंद्र सरकार है, उस पर हमको अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी तब तक ऐसे ही दलित समाज या एससी समाज, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे और उनकी कोई आवाज़ नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और वो चौथा स्तंभ आज हमारे पास हो गया है। जब हमारे पास हो गया है चौथा स्तंभ, मीडिया हो गया है, बहुजन मीडिया हो गया है, तो ये मीडिया जो है किसी भी देश की दशा और दिशा को बदल देती है। तो ये बहुजन मीडिया बहुजनों की दशा और दिशा क्यों नहीं बदल पा रही है? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो आपने कहा कि जो मीडिया है उसको देश का चौथा स्तंभ माना गया, तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको चौथा स्तंभ नहीं माना गया। कहीं भी नहीं बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि यहाँ पर इसको जो है चौथा स्तंभ है। तो पहले ये क्लियर कर ले कि देश को जो मीडिया उसको चौथा स्तंभ नहीं माना गया। हम और आप जैसे लोग उसको चौथा स्तंभ मानते हैं। भूमिका निभाती है कि जो स्टेट, जो राज्य है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, उससे सवाल पूछने का जो जरिया है वो मीडिया है। मीडिया चाहे तो पार्टी को जमीन पर भी ला सकती है और जमीन से पार्टी को उठा के वो फिर से सत्ता तक पहुंचा सकती है। आपने इसका कारण ये भी जाना, देखा भी कि बीजेपी गवर्नमेंट कितने सालों तक जो है वनवास में रही, उसके बाद फिर सत्ता में। इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का रोल रहा, अभी भी रहा, लेकिन अब लोगों का जो भरोसा था मीडिया से वो उठता चला जा रहा। आज लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उसको दलाल बोलते हैं, मतलब कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा था वो उठ चुका है। अब मीडिया पर कोई भरोसा नहीं रहा। अब जो भरोसा रहा, अब जैसे बहुजन पत्रकारों से रहा, जो जमीनी लोग रहे उनसे भरोसा रहा है। बहुजन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अब ये बिल्कुल इनको जो है जीरो बना चुके हैं। अब जो मीडिया था, जो इसका दर्जा था वो गिर चुका है। और अभी भी अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो कास्टिज्म या इन सारी चीज़ों जो ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाते हैं, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
आज बहुजन मीडिया हो गई है और कहीं भी जो है बहुजनों पे जब अत्याचार होता है, उसको मार दिया जाता है जात के नाम पे, हैं, उसको जो है घोड़ी चढ़ने के नाम पे मार दिया जाता है, मूछ रखने के नाम पे मार दिया जाता है, वो चीज़ बहुजन मीडिया हाईलाइट कर देती है जी। उसके बाद बहुजन संगठन के लोग उसको धरना देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इन सभी चीज़ों के करने के बाद भी बहुजनों पे अत्याचार बंद नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहीं हमारे पास बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन, लाखों सामाजिक संगठन हैं जो कहीं ना कहीं वैचारिक जो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई, उसमें लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ अगर इस क्षेत्र का मामला है लखनऊ का, तो अगर कोई लखनऊ के संगठन के लोग हैं वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग चुप हैं कि मैं भाई क्यों इनके झमालिये में पढ़ूं। मतलब कि अपनी अपनी कंपनी का सवाल है। हाँ, लोग हाँ, अपनी अपनी कंपनी को प्रोग्रेस पे लाने के प्रयास में कि आप लखनऊ की आपकी कंपनी, आपका लखनऊ का संगठन है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करें, वो लोग सारी चीज़ें करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। वो कहीं भी राज्य, कहीं भी स्टेट के जो है सामाजिक संगठन हो, अगर बहुजनों पर अत्याचार होता तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। वो अब अगर लखनऊ नहीं आ सकते, मैं ये नहीं कहता लखनऊ आइए, अब वहाँ से अपनी बात रखिए ना। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप प्रोटेस्ट, आप कुछ नहीं कर सकते, गांव में जाइए और गांव में प्रोटेस्ट करिए, उसके फ़ोटो डालिए कि हमने इस चीज़ को लेके विरोध दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया का जितना हो सके लोग इस्तेमाल करें। दुरुपयोग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आप जितना हो सके उपयोग करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी अब जो उनकी जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं वो हावी हो रहे हैं। अभी भी टाइम है, आप अपने समाज को सोशल मीडिया के जरिए से जगा सकते हैं। अगर अभी भी नहीं जगाते तो वो दिन दूर नहीं है कि आप फिर से यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे, आपका फिर से कहीं आप फिर क्षेत्र में सिमट के रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो लाखों संगठन के लोग हैं, उनको जो वर्चस्व की लड़ाई है उससे बाहर आके समाज के लिए बात रखनी होगी, तभी समाज का भला होगा। और जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो फिर संगठित हो, तो संगठित होके जब सभी समाज के लोग संगठित होंगे तब कहीं ना कहीं अत्याचार थोड़ा कम पड़ेगा। वो बहुजन समाज के लोग जो बहुजन संगठन में काम करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं जी, और वही लोग जो है बाबा साहब के मिशन में जो है कूद जाते हैं और तमाम प्रकार से धरना प्रदर्शन या तमाम चीज़ें जो भी करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या बाबा साहब ने बिना जो कहा था कि शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो कहा था, तो बाबा साहब क्या बिना शिक्षा ग्रहण किए किसी आंदोलन में कूद गए थे? क्या ये लोग जो लोग खुद को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, क्या ये लोग शिक्षा से क्यों वंचित रह जाते हैं या हायर एजुकेशन क्यों नहीं जो है गेन कर पाते हैं? ये सीधा जो है मिशन में कूद जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है कि गलत है? क्या बाबा साहब भी इन लोगों के जैसे 10वीं 12वीं पढ़े उसके बाद धरना प्रदर्शन करने लगे? ये कहाँ तक सही है? इस पर जो है बहुजनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बैड इफेक्ट है या गुड इफेक्ट है? देखिए, इससे सबसे पहले क्लियर कर दे, बैड इफेक्ट है जी। बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने जो अपना सबसे पहले का शिक्षित बनो फिर संगठित हो फिर संघर्ष करो, मतलब बाबा साहब ने पहली जो प्राथमिकता दी वो शिक्षा की दी कि हमारे लोग शिक्षित बने। सबसे पहले जब शिक्षित बनेंगे तब वो एजुकेटेड होकर संगठित हो जाएंगे, संगठित होने के बाद तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा, जैसे अब संगठन का नाम नहीं लेंगे, संगठन नाम मत लीजिए, आपके पास फोन आएगा, हमारे पास भी आएगा, तो कहेंगे ऐसे नहीं रिपोर्टिंग करते हैं भाई। अभी हुआ क्या, कई सारे ऐसे संगठन है जो कि गाँव से लोगों को उठाते हैं, मतलब जो अच्छे एजुकेटेड नहीं है उनको उठाया और प्रोटेस्ट में लेके ढकेल देते हैं। धरना हो रहा, नहीं चलिए वहाँ पे, तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको ढकेल दिया। उसके बाद खुद पीछे हो गए। वो लोगों को जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको पकड़ लेते, पुलिस प्रशासन उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं, उनको फंसाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर तो खराब हो गया ना, उनके परिवार सारे लोग बिखर गए। परिवार अगर सक्षम नहीं तो उसके लिए उनकी जमानत कराना मुश्किल हो जाता है। कैसे जमानत कराएंगे अपने बच्चे का? अगर बाबा साहब भी इन लोगों के जैसे जो है तुरंत जो है महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया और कालाराम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन किया, तमाम आंदोलन किए, तो अगर बाबा साहब पढ़ाई लिखाई बिना किए क्या ये सब कर सकते थे? नहीं, बाबा साहब बिना पढ़ाई के ऐसा संभव ही नहीं था। तो ऐसा लोग वो कहते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, कैसे मान लिया जाए? वो अनुयायी, देखिए वो बाबा साहब हमको लगता है अनुयायी कौन हो सकता है? बाबा साहब का अनुयायी वही हो सकता जो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करता। बाबा साहब, अभी आपने देखा कि बहुत सारे युवा या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं हम अम्बेडकराइड है,
मतलब हम मतलब नीला गमछा लगा लिए, नीला गमछा लगा और लिए, पंचशील पट्टी बांध लिए, वो सारी, हैं? और कहा तो कि नहीं हम ही अम्बेडकरवादी हम ही हो गए। अम्बेडकरवादी हैं, बाकी कोई है नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या थी, नहीं पता। वो इतना संघर्ष क्यों किया, उनके संघर्ष को वो नहीं जानते, कहाँ जन्मे, कैसे क्या उनका स्ट्रगल रहा, लोग नहीं जानते। तो अगर बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वही हो सकता है जो कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता है, और नहीं मानता तो फॉलो करने की कोशिश करता है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उनको फॉलो किया जाए। तो सच्चा अनुयायी यही वही है जो 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करेगा। और बताए कि बाबा साहब का जो सबसे पहली प्राथमिकता दी, शिक्षित बनो, तो जो अपने समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, जो सारे संगठन चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा, अपने लोगों को तैयार करना होगा जो कि शिक्षा पर काम करें। आप जब शिक्षा पर काम करके लोगों को एजुकेटेड करके मजबूत करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं फौलाद के तरीके उभरेंगे और मजबूती से काम करेंगे। तो शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि लखनऊ में बात करें, आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन हमारे करीबी संगठन, हम लोग उनके साथ मिलकर लखनऊ में राइट टू एजुकेशन में काफ़ी काम किया, और लखनऊ में राइट टू एजुकेशन सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए। तो बहुत सारे ऐसे बहुत कम संगठन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। आप जो बहुजन, कई सारी योजनाएं आती हैं, तो बहुजन संगठनों को उन सारी योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाना होगा। पहुंचाने के बाद कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी हमारे समाज के लोग एजुकेटेड होके काफ़ी बेहतर, जो वो लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं ना, वैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने एक किताब लिखा, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति पात का विनाश। जी। आज दिन प्रतिदिन अम्बेडकरवादियों की संख्या जो है सोशल मीडिया पे देखिए बढ़ती जा रही है जी। वो कोई कमी का इजाफा नहीं है, ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन जो बाबा साहब ने किताब लिखी जात पात का विनाश, उसका नाम सुन के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था कि ताकि जात पात का विनाश हो जाए, कोई विभेद न रह जाए। जी। तो क्या वर्तमान समय में जब अम्बेडकरवादियों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या जाति पाति का विनाश हो पा रहा है? कोई इस पे काम कर रहा है, कोई प्रैक्टिकली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिर्फ माइक पे ही बोल रहा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। देखिए, इस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है, वो हमको आउटपुट जो निकल रहा वो अच्छा नहीं निकल पा रहा। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, माइक पर बोलते हैं, लोगों के घर घर जाके इन सारी जो एनालिसिस ऑफ कास्ट था बाबा साहब ने लिखा, तो हमने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता बाबा साहब ने वो भी उसमें बताया। वो उसको पढ़ के हम लोग अपने लोगों तक कैडर करके पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी का वजह है कि इसका जो आउटपुट निकला वो ठीक ठाक नहीं निकला। अभी भी आप देखिए कि कास्टिज्म कितना हावी है कि लोग जो है शादियाँ भी अदर कास्ट में नहीं करते। ये हर एससी समाज, मतलब सारे समाजों की स्थिति यही है। और अगर देखिए आप अपर कास्ट में देखेंगे, ब्राह्मण समाज में, तो तिवारी मिश्रा हर जगह वो शादियाँ कर लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ है कि अगर नहीं, ये अगर इस कास्ट का है तो वो उसी कास्ट में शादी करेगा, ये भी दिक्कत है। तो जब तक हम लोग कैडर करके लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, बहुजन क्या है उसको नहीं बताएंगे, कास्टिज्म जातिवाद को छोड़ के जब तक बहुजन का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको फिर से कैडराइट करना पड़ेगा। जैसे वामसेप कैडर चलाता था, वैसे कैडराइट करके तभी हम बहुजन समाज को बना सकते हैं। और जब हम बहुजन समाज को बनाने में पूर्णतः सफल हो जाएंगे, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक कास्ट दूसरी कास्टों में शादियाँ होंगी, बहुजन में फिर से एक अच्छे से बहुजन समाज बन के तैयार हो पाएगा। तो हमको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल हम लोगों ने 10% काम किया, बाकी 90% काम बाकी है। तो हमको और काम करने की ज़रूरत है, और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। एक जो है लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते आपसे करूंगा, एक स्टेटमेंट दूंगा कि लाखों संगठन, करोड़ों कार्यकर्ता और मिशन एक पूरा आज तक नहीं हुआ, जबकि मिशन पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन तो काफ़ी समाज में हुआ है, और कहीं ना कहीं देखे आउटपुट नहीं निकल पा रहा, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि पीछे जा रहा है। समाज में वैचारिकता परिवर्तन तो काफ़ी हुआ है, तो हमको आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। परिवर्तन हुआ है, हमको और तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और मजबूती से काम करना पड़ेगा, और कैडराइट लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसमें हम लोग विफल हैं, तो हमको और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है तमाम मुद्दे पे चर्चा किया, और आज हमारे साथ जो है जुड़े थे श्रीकांत लखनवी जी। आप इनका चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप
इस चर्चा पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई सुझाव है तो उसको भी बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।